योग एवं अध्यात्म के आराध्य पर ब्रह्म परमेश्वर योगीराज भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में मेरा शीर साष्टांग दंडवत प्रणाम है एवं समस्त ऋषि परंपरा को मैं हृदय से वंदन करता हूँ। यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे देखने वाले समस्त मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी को गोकुल जी का प्यार भरा वंदन है। आज एक ऐसी बीमारी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जिसको आप बड़े गंभीरता के साथ सुनेंगे, ऐसी मेरी हृदय से आशा है। क्योंकि ये व्याधि हर घर में हर एक व्यक्ति को अबव 40 के बाद में हर एक व्यक्ति को होने की 100% चांसेस होते हैं। ये बहुत गंभीर बात है। जिस बीमारी का नाम है पौरुष ग्रंथि का आकार बढ़ जाना, माने प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाना। तो क्या इसका योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा में कोई समाधान नहीं है? 100% समाधान है। 100% समाधान है। बस आपका सब्र, आपका विश्वास और एक आपकी अटूट श्रद्धा और विवेकशीलता, ये इसमें बहुत ज़रूरी काम करेगी। क्योंकि ये प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्ज हो जाना ये एक आज आम बात हो चुकी है। 60 साल के बाद में तो हर एक व्यक्ति के अंदर ये स्वाभाविक रूप से दिखाई दे रही है। तो ये क्या है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड जो है हमारी एक प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है, पौरुष ग्रंथि जिसको कहा जाता है, वो एक अखरोट जैसा होता है। अखरोट तो सब जानते हैं। अखरोट के आकार की एक ग्रंथि होती है और ये जो ग्रंथि है जो हर एक पुरुष को पौरुषत्व देती है, माने इसके अंदर से जो टेस्टोस्टेरोन नाम के जो हार्मोन्स निकलते हैं और एक दूधिया जैसा, माने दूध के जैसा एक तरल पदार्थ जो होता है वो ये छोड़ने का काम करती है और आगे जा कर के माने ये हमारे जो धातु जिसको कहा जाता है, माने ये दूधिया, दूध के जैसे रंग के जैसा, दूध के जैसा पतला जो तरल पदार्थ होता है, ये हमारा धातु होते हैं। और इसी ही धातु से आगे हमारे शुक्राणु धष्ट और पुष्ट होते हैं। माने शुक्राणु का ये भोजन होता है, शुक्राणु को यो सशक्त बनाता है और उसी से हम धष्ट पुष्ट संतान भी पैदा कर सकते हैं। मगर आज इसमें ही बहुत बड़ा बिगाड़ हो चुका है। तो उसके कई अनेक कारण हैं। तो कारणों को तो हम समझेंगे, साथ साथ में हम योग करेंगे। योग के साथ हम आयुर्वेद में भी इसका क्या लाभ हमें मिलता है, कैसा हम इसको लाभ हासिल कर सकते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या समाधान है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं योग में इसका क्या समाधान है। योग में तो हाथों की एक मुद्रा हो, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, ब्रह्मचर्यासन, किसी भी एक आसन में स्थित हो जाना और सबसे प्रथम बिना रुके, बिना थके और बिना डरे भय को निवृत्त करके, भय को छोड़ देना और करना प्रोस्टेट ग्लैंड के इनलार्ज होने के कारण कई लोगों की बीपी भी हाई होती है। तो भस्त्रिका प्राणायाम आप धीरे धीरे करना। प्राणायाम का कोई भी अभ्यास मेरी आपसे विनती है कि आप धीरे धीरे करें, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज जिनकी होती है उनकी 100% बीपी हाई होती ही होती है। तो हर अभ्यास को अब धीरे धीरे हम लोगों की तो क्या है, आदत पड़ चुकी है ना, लंबी लंबी सांस भरने की, तीव्र गति से प्राणायाम करने की, तीव्र गति से योग करने की। और
बस तीव्रता के साथ बोलने की आदत हमारी नहीं है। हम धीरे धीरे बोलते हैं, शांति के साथ बोलते हैं और सोच सोच के बोलते हैं। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम आप ज़रूर करना, कम से कम 10 से 15 मिनट तक, 10 से 15 मिनट तक। उसके बाद में करना आप कपालभाति का अभ्यास। और शरीर में जिस अंग में विकलांगता आ चुकी है, जिस अंग में हमारी शक्ति क्षीण हो चुकी है, उसी ही अंग में हमें ध्यान को टिकाना है। इसको कहते हैं देश बंध चित्तस्य धारणा, धारणा सूच योग्यता मनसा। तो प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ नाभि के नीचे जो हमारा मूलाधार और मणिपुर चक्र है, इसी में ही, या फिर मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, तीनों चक्रों में ध्यान लगाना, माने यहाँ ध्यान लगाना, उदर स्थल पे ध्यान को टिकाना। इतना भी अगर आपको समझ में आ जाए तो बस मेरी जो बात है आपके ध्यान में आ जाएगी। कपालभाति करके अगर थक जाते हैं तो बीच में फिर वापस भस्त्रिका करना। और भस्त्रिका भी करते समय पूरी सांस आप आपके फ्रंट चेस्ट और बैक चेस्ट में भरना। सांसों को पूरा भरा करो और फिर छोड़ने में भी पूरी छोड़ो। भस्त्रिका, कपालभाति, फिर भस्त्रिका और फिर उसके बाद में बाह्य प्राणायाम। मैंने आज तक जो लोगों की प्रोस्टेट ग्लैंड 20 के आगे चली गई थी, जिसका जो ग्राम जो होती है, वजन जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, वो वायरल लोड बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण किसी की 70, किसी की 80, किसी की 50, किसी की 60, किसी की 30, 35, 40 तक ऐसी गई थी। उनको हमने कहा कि बस आप कपालभाति कीजिए और उसके बाद बाह्य प्राणायाम कीजिए। ये बाह्य प्राणायाम है ना, सबसे कारगर अगर कोई है इसमें तो बाह्य प्राणायाम है। PSA लेवल, PSA यह हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड की लेवल होती है, माने इसका कितना वजन हो चुका है, इसमें क्या अनावश्यक कोशिकाओं में वृद्धि हो चुकी है, क्या फिर खाली ही हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आ गई। उसको पोस्टोटाइटिस उसको कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आना एक अलग बात है, वो भी एक कैंसर का बहुत माने नज़दीक पहुंचना होता है। और बार बार पेशाब आना, पेशाब रुक रुक के आना, या फिर इस अंग में, जंघाओं में, पेट में, पीठ में, कमर में, यहाँ हमारे हिप जॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाना, माने ये इसके प्राथमिक कुछ लक्षण होते हैं। पेशाब थोड़ी आती है फिर रुक जाती है, बार बार पेशाब की भावना होती है मगर पेशाब होती ही नहीं, या फिर किसी किसी को बार बार पेशाब हो जाती है, बिस्तर गीला हो जाता है, रात में नींद में ही पेशाब कर देते हैं और उसके बाद में पेशाब में कंट्रोल ही नहीं रहता है। तो उसको PSA लेवल जो हमारी होती है, एक ब्लड की टेस्ट होती है। आप सबको जो है 40 साल के बाद में इसको ज़रूर करना ही करना है। मेरे हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि कर लेना,
क्योंकि आज समस्त विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कोई कैंसर के पेशेंट है, कर्क रोग के पेशेंट अगर है तो प्रोस्टेट ग्लैंड की है, प्रोस्टेट ग्लैंड। पेशाब में बहुत दाह हो जाना, बहुत जलन हो जाना, इतनी ज़्यादा जलन हो जाती है कि कुछ लोग, मुझे माफ़ करना भाई मगर मैं सच्चाई बयां कर रहा हूँ, कुछ लोग पेशाब करने के लिए भी डरते हैं। पेशाब करने के लिए उनको भय लगता है, डर लगता है कि पेशाब के बाद में मैंने वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, मगर वो भी किस कारण होता है? इसी के कारण होता है। कभी कभी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के कारण प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है, कभी कभी इसके कारण वो प्रॉब्लम होता है, तो मूत्राशय के आगे विकार आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वहाँ अगर सूजन है तो आप धीरे धीरे अभ्यासों को अपनाना, धीरे धीरे करना और ज़्यादा देर तक करना। देखो कपालभाति तो मैं बाकी आसनों के साथ में करूँगा ही, मगर मुझे ज़्यादा आपको दिखाना है कि आप भस्त्रिका करना, फिर बाह्य प्राणायाम करना, भस्त्रिका करना, बाह्य प्राणायाम करना। भस्त्रिका से क्या होगा कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की लेवल बढ़ेगी। जैसी ऑक्सीजन की लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो फिर कैंसर सेल अपने आप खत्म हो जाते हैं। भस्त्रिका करके थक गए कि फिर बाह्य प्राणायाम कर लेना। एक एक 2-2 मिनट का आप शेड्यूल बनाना कि मुझे 2 मिनट करना है भस्त्रिका प्राणायाम और 2 मिनट करना है मुझे कपालभाति, फिर 2 मिनट करना है भस्त्रिका और फिर 2 मिनट करना है मुझे बाह्य प्राणायाम। अगर बाह्य प्राणायाम आपको होता नहीं, वैसा तो बहुत आसान है, मैंने कई सारे वीडियो इसके पहले डाले हुए, आप देख लेना बाह्य प्राणायाम के विशेष। बाह्य प्राणायाम अगर नहीं होता है तो फिर आप क्या करना, अग्निसार क्रिया करना। यह अग्निसार क्रिया देखो, पूरी सांस भरना, पूरी सांस छोड़ देना, पेट को ढीला छोड़ना, अंदर खींचना, बाहर अपने आप आ जाएगा, अंदर खींचना, बाहर अपने आप आ जाएगा। अगर ये इतना सब कुछ करने के लिए आपके पास समय नहीं है, वैसे तो समय देना चाहिए, स्वयं के लिए कम से कम समय निकालना चाहिए, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा टाटा बिरला हाँ, बहुत बिजी, ऐसा लगता है कि सारी दुनिया के काम वही कर रहे हैं, सारी दुनिया को वही चला रहे, ऐसा लगता है, स्वयं के लिए समय नहीं निकालते। अगर आपने मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर आपने नवली कर ली ना, नवली, तो आपको ये समस्या होगी ही नहीं। ये नवली है, देखना नवली जो है, मैं थोड़ा नज़दीक आके आपको दिखाता हूँ। पूरी सांस भरना, पूरी छोड़ना, और फिर पेट को गोल 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 घुमाना, नवली।
शायद हो सकता है क्योंकि कैमरा मेरे से थोड़ा लंबा है और खड़ा होने के बाद में शायद मैं दिखता हूँ या नौली कितनी दिखती है आपको पता नहीं। तो नौली करना, पेट को गोल गोल घुमाना, स्वामी जी महाराज को देख लेना। तो ये हमने आपको बहुत ज़रूरी अभ्यास बताए प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के लिए। जिनके भी प्रोस्टेट की ग्रंथि बड़ी हुई होती है उनके लिए ये सारे अभ्यास मैं करवा रहा हूँ। तो आइए देखिए, इसमें आसन ज़रूरी है। तो सबसे पहले अंगूठा अंदर, मुट्ठियाँ बंद। क्या होता है कि अबव 40 के बाद में लगभग लोगों के कमर में बहुत ज़्यादा अकड़ आ जाती है और वो फिर आसन भी नहीं कर पाते। इसमें जो जो आसन चलते हैं ना वो कर नहीं पाते हैं। तो पूरी सांस भरना, पूरी सांस छोड़ना और ऐसे सांस भरते हुए उठना, सांस छोड़ देना, पेट को अंदर खींचना और फिर कपालभाति करना। ये मैंने आपको दिखाया एक आगे झुकने वाला अभ्यास। तो आइए, फिर आप पीछे झुकने वाला तो कर सकते हो ना। फिर पीछे झुकना। योग का नियम क्या होता है कि एक आसन आप आगे झुकने वाला करना और एक आसन आप पीछे झुकने वाला करना। तो ये देखो, ये अभी मैं कर रहा हूँ सुप्त वज्रासन और इसी में ही फिर आपको क्या करना है, कपालभाति करना है। बस मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ, बराबर। फिर आ जाना मंडूक आसन के दूसरे अभ्यास की ओर। ऐसे बायां हाथ नीचे, दाया उसके ऊपर, फिर सांस लेना, पेट को अंदर खींचना, आप धीरे धीरे करना। मैंने पहले ही कहा कि अगर वहाँ सूजन है, प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर, हमारे पौरुष ग्रंथि के ऊपर अगर सूजन है तो अभ्यासों को बहुत तीव्र गति से नहीं किया जाता है, धीरे धीरे करना। जैसे ऐसे मेरा बस चले तो मैं ऐसे 2 घंटा झुक के कर सकता हूँ। अरे आप कम से कम 20 मिनट तो करना, 2 मिनट तो करना, बस यही मेरी विनती है। तो ये हमने किया, एक अभ्यास आगे झुकने का, एक अभ्यास पीछे झुकने का। आइए, अगर आप वज्रासन में, घुटने में दर्द है, वज्रासन में नहीं बैठ सकते, तो फिर पद्मासन में बैठ के आप, या फिर सुखासन में बैठ के ऐसे ही योग मुद्रासन कीजिए। योग मुद्रासन। पद्मासन में ऐसा होता है, मगर जिनको घुटने की तकलीफ होती है ना, वो पद्मासन में नहीं बैठ सकते, तो फिर वो ऐसे ही यहाँ तकलीफ है अगर, तो फिर पैर ऐसे छोड़ देना नीचे और फिर
योग मुद्रासन इसका नाम है, योग मुद्रासन। फिर वैसे ही पद्मासन अगर लगा के कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तो वैसे ही पीछे झुक जाना पद्मासन में ही, तो सुप्त पद्मासन हो जाता है। आराम भी होता है और आसन भी होता है, योग भी सिद्ध हो रहा है, आपकी व्याधि भी मिट रही है, और क्या चाहिए, क्या चाहिए व्यक्ति को। तो ये योग मुद्रासन, एक बार आगे झुके और फिर पीछे झुक के जो है पद्मासन में सुप्त पद्मासन। अगर ये चारों अभ्यास अगर आप नहीं कर सकते, मुझे माफ़ करना, करना तो चाहिए, सबको आना चाहिए, मगर कर नहीं सकते ऐसा अगर आपको लगता है तो देखो पद्मासन छोड़ देना, बराबर। फिर इसमें आप इतना ही कीजिए बस। कमर में दर्द है, घुटने में भी दर्द है, हार्निया भी है, पीछे झुक नहीं सकते हैं, प्रोस्टेट का भी प्रॉब्लम है, अरे तो फिर आपके लिए पर्याय है ना, देखो ये ऐसे अगर हाथ डाल सकते हो तो डालना, बहुत अच्छी बात है। तो ये वक्रासन, वक्रासन के भी मैंने 4 अलग अलग अभ्यास इसके पहले डाले हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, आप देख लेना। और फिर इसी में ही कपालभाति कीजिए। कमर की अकड़न भी सही हो जाती है, कमर भी ठीक हो जाती है, और फिर ना आगे झुकना ना पीछे झुकना, और फिर कमर में मजबूत हो जाती है। देखो और एक पर्याय दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि विकल्प देना ये मेरा धर्म है, योग सिखाना यही मेरा अंतिम जीवन का ध्येय भी है और मेरा धर्म भी है, योग करना और औरों से करवाना। अगर ये आप कर नहीं सकते, ऐसे हाथ यहाँ डाल नहीं सकते, बराबर, तो यहाँ रखना ऐसे, ऐसे ऐसे करना, बस करना है। कर युग है ये, कलयुग नहीं, कर युग है, जो करेगा वही पाएगा। तो ये हमने इसका एक और पर्याय आपके सामने विकल्प रख दिया। तो ये आसन भी हमने आपको बता दिए कि कम से कम मंडूक आसन, मंडूक आसन के 2 अभ्यास है। हाँ, अगर आपको इसमें और एक आसन होता है मंडूक आसन, वो दोनों अभ्यास अगर आपसे आते नहीं, अब घुटने आपके स्वस्थ है, घुटने अगर स्वस्थ है, खाली कमर में दर्द है, आगे झुक नहीं सकते और तकलीफ तो है, क्या करना भाई, कमर में दर्द है, आगे झुक नहीं सकता, घुटने मगर मेरे स्वस्थ है, तो फिर आप क्या करना, देखो ये उत्तान मंडूक आसन है, ये ऐसे ऊपर देखना,
मैंने कहा ना कि इसी अवस्था में मैं कम से कम एक एक अभ्यास 20-20 मिनट तक कर सकता हूँ, ऐसी स्थिति में। मगर उतना समय तो यूट्यूब में किसी के पास है ही नहीं। लोग बस थोड़ा थोड़ा देखना चाहते हैं और बस आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइक करे या ना करे, शेयर करे या ना करे, मगर बस इंटरटेनमेंट करना चाहते हैं। तो इंटरटेन मत कीजिए। ये कोई मैं आपका टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, एक गंभीर बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि योग एक ऐसी साधना है और एक ऐसी हमारी धरोहर है ऋषि मुनियों की, साधु संतों की, भारतीय परंपरा की। बस इससे सारी दुनिया समाधान पा सकती है। तो ये हमने आपसे एक पर्याय के रूप में मंडूक आसन को एक पर्याय दे दिया कि आगे झुक नहीं सकते तो ये कर लेना, पीछे झुक सकते तो वो कर लेना, जो भी मैंने आपसे बताया। तो ये कम से कम 5-6 आसन आप कर लेना, 5-6 प्राणायाम। और वापस दोहरा रहा हूँ कि सबसे पावरफुल इसमें अगर कुछ है तो ये बाह्य प्राणायाम है। कैंसर भी होगा नहीं, आपके परिजन परेशान नहीं होंगे, आपके परिवार वाले परेशान नहीं होंगे। बस कम से कम अपने परिवार की तो चिंता कीजिए, क्योंकि योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा में इसका 100% समाधान है। मैंने आरंभ में ही कहा। तो आइए, योग में इसका ये 100% समाधान है। इसके अलावा आप पीठ के बल लेट करके, पेट के बल लेट करके भी कई आसन कर सकते हो। कौन से भी आसन करना आपसे लाभ होगा ही होगा। चाहे मकर आसन कीजिए, भुजंगासन कीजिए, शलभासन कीजिए, मरकट आसन कीजिए, सारे आसन उसमें उदर स्थल पे काम करते हैं। क्योंकि जहाँ दर्द है, विशेष इसमें यहाँ ही दर्द होता है, निचले अंग में, लोअर बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और व्यक्ति असहाय वेदनाओं से गुजरता है और फिर उसकी तकलीफ कोई समझ नहीं पाता है। फिर जो भी उसका स्पेशलिस्ट होते हैं वो बोलते हैं सीधा प्रोस्टेट ग्लैंड का जो है ऑपरेशन कर देना। फिर रेडिएशन आ गया, फिर कीमो आ गया, फिर और कई सारे चिकित्सा आ गई आगे। तो बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप योग के साथ चलिए आगे। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है। आयुर्वेद में इसका 100% इलाज है। मेरे पास कम से कम कितने सारे लोग मैं आपको बताऊं कि जिनका PSA माने कैंसर तक जो है पहुंच गए थे, 60, 65, 35 PSA लेवल, जो 4 से 10 स्वस्थ व्यक्ति का होना चाहिए और 10 से 20 के बीच में जब होता है तो थोड़ा सा बड़ा हुआ माना जाता है। अगर 20 क्रॉस करके चला गया तो समझ लेना फिर आप जो है कैंसर के शिकार बन गए। तो आइए, आयुर्वेद में इसका 100% इलाज है। सर्वकल्प क्वाथ लेना 100 ग्राम, घुघरू क्वाथ लेना 100 ग्राम और दशमूल क्वाथ लेना 100 ग्राम, माने 300 ग्राम दवा आपकी हो गई। सर्वकल्प, गोखरू और दशमूल क्वाथ, इसमें से तीनों में से एक एक चम्मच, माने 3 चम्मच भोजन का जो चम्मच होता है, कम से कम 2 गिलास पानी में जो है इसको रात भर भिगो देना। 2 गिलास पानी में रात भर भिगो देना और फिर सुबह उठ करके इसको चाय के जैसे उबालना। जब पानी थोड़ा जल जाएगा, थोड़ा सा पानी कम हो जाएगा, 2 गिलास का 1.5 गिलास हो जाएगा, तो छान करके इसको पी लेना। सुबह भिगो देना, शाम को उबालना, शाम को भिगो देना और सुबह उसको उबाल करके पीना खाली पेट में। उसके साथ में आपको लेना है प्रोस्टोग्रिट नाम की गोली है। पतंजलि दिव्य फार्मेसी इसको बनाती है, प्रोस्टोग्रिट। ये प्रोस्टोग्रिट नाम की जो गोली है ना, बड़ी कारगर है। जब से आई है ना, इसने एक तहलका मचा दिया है प्रोस्टोग्रिट। ये प्रोस्टोग्रिट नाम की जो गोली है, ये आप लेना 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम, माने प्रातः और दोपहर, सायंकाल को
आप 2-2 गोली का सेवन करना, ये ऊपर वाले काढ़े के साथ में। औषधि अगर आपको थोड़ी गर्म पड़ती है, क्योंकि ये व्याधि जो है प्रोस्टेट की, ये एक पित्त प्रकोप वाली व्याधि है, पित्त के ही कारण होती है, ये भी याद रखना। पित्त परिवार से जुड़ी हुई है। अगर पित्त बढ़ता है तो इसके साथ में आप सौंफ और धनिया का पानी जरूर लेना। सौंफ और धनिया वो भी रात भर पानी में भिगो देना, आधा आधा 1-1 चम्मच पानी में भिगो देना, और वो पानी आप दिन भर पीते रहना। 1 लीटर में डालिए, 2 लीटर में डालिए, 3 लीटर में डालिए, जितना आप पानी पीते हो दिन भर। किसी को 1 लीटर लगता है तो 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच सौंफ रात भर पानी में भिगो देना। धनिया को और सौंफ को हल्का सा बरबरा कूट लेना, और फिर वो जितना दिन भर आपको पानी पीते हो आप, 1 लीटर है तो 1-1 चम्मच डालना, 2 लीटर पीते हो तो 2 चम्मच डालना, 3 लीटर पीते हो तो 3-3 चम्मच इसका डालना, और उसी का पानी पूरे दिन भर पीते रहना। ये प्राकृतिक चिकित्सा का मैंने आपको उपचार बता दिया इसका। प्रोस्टोग्रीट कभी कभी किसी किसी को गर्म पड़ जाती है तो पित्त बढ़ा देती है। गोखरू भी किसी किसी को गर्म पड़ता है, तो इसके लिए मैंने उसका अनुपात आपको बता दिया कि आप सर्वकल्प के साथ में लेना, सर्वकल्प। और उसके साथ में हमने आपको गोखरू बताया, दशमूल क्वाथ बताया, तो इसका विधि तो मैंने बता दिया आपको। तो आइए अब इसकी भोजन के बाद में आप कौन सी दवा लेंगे। भोजन के बाद में जो दवा लेनी है आपको, गोक्षुरादि गूगल, चंद्र प्रभावटी और विष तिंदुक वटी। माने ये एक ऐसी गोलियां है, अगर पेशाब के रास्ते में जलन होती है तो इसके लिए गोक्षुरादि गूगल बहुत ज़रूरी काम करती है, ताकि आपका किडनी तक कोई इन्फेक्शन भी पहुंचा होगा तो उसको भी निकाल के फेंक देगी। गोक्षुरादि गूगल, चंद्र प्रभावटी और विष तिंदुक वटी। अगर आपको गोक्षुरादि नहीं लेनी है, क्योंकि ऊपर हमने गोखरू का काढ़ा डाला हुआ है, तो आप शिलाजित रसायन सुन लेना ध्यान से, फिर वापस मैं बता रहा हूँ। गोक्षुरादि तो हमने आपको पर्याय के रूप में बताई। चंद्र प्रभावटी, शिलाजित रसायन और विष तिंदुक वटी। बीमारी की तीव्रता अगर बहुत ज़्यादा है तो विष तिंदुक वटी लेना बहुत ज़रूरी है, मगर विष तिंदुक वटी को बहुत ज़्यादा दिन तक आप सेवन नहीं कर सकते। कुछ दिन तक सेवन करना ये ठीक है स्वास्थ्य के लिए। और इसकी 2-2 गोली सुबह शाम भोजन के बाद में आप ले सकते हो। व्याधि की तीव्रता अगर बहुत ज़्यादा है तो दिन में 3 बार भी इसको ले सकते हो, सुबह, दोपहर, शाम। फिर वापस दोहरा रहा हूँ, भोजन के बाद की गोलियाँ, चंद्र प्रभावटी, शिलाजित रसायन और विष तिंदुक वटी। अपवाद रूप में आपको कभी कभी गोक्षुरादि गूगल का भी प्रयोग करना है, ताकि किडनी में इन्फेक्शन ना हो, पेट में आसपास, उसके प्रोस्टेट ग्लैंड के आसपास में कोई इन्फेक्शन ना हो। इसके लिए गोक्षुरादि गूगल दी जाती है, ताकि हमारे पेशाब का जो फ्लो है वो सही होना चाहिए। पेशाब रुक रुक के होती है तो अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए वो भी दी जाती है। तो आइए अब जानते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या इलाज है, भोजन के बाद में या खाली पेट में। पहले तो हमने आपको धनिया का पानी और सौंफ का पानी बताया, धनिया और सौंफ। दूसरा प्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ। दूसरा प्रयोग होता है इसका बहुत ज़रूरी, पीपल के पत्ते और नीम के पत्तों का रस। पीपल के पत्ते चबा चबा के खा लेना, 5 से 10 पत्ते खा लेना। क्या लगता है जूस कब निकालेंगे, कैसा जूस बनेगा। घर घर में आज सिलबट्टा भी नहीं है, मिक्सी आ चुकी है, तो मिक्सर में डाल के जो है 5 से 10 पत्ते, कम से कम 5 तो डालना ही डालना है, और नीम के 15-20 पत्ते उसमें मिलाना और फिर मिक्सी में पीसना या सिलबट्टे पे पीसना। या सबसे अच्छा है, किसी के पास समय नहीं है तो 5 पत्ते ले लेना पीपल के, अच्छे पानी में धो करके चबा चबा खा लेना। और कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 पत्ते आप ले लेना नीम के। नीम जो कड़वा होता है तो पीपल के साथ में खाइए, ज़्यादा कड़वा नहीं लगेगा। तो ये आपकी प्राकृतिक चिकित्सा है। दूसरा इसका प्राकृतिक चिकित्सा में होता है गरम पाद स्नान, माने गर्म पानी में पैर डुबो के बैठना पड़ता है, गरम पाद स्नान उसको कहते हैं। और मिट्टी पट्टी जो होती है, यहाँ पीड़ू भाग के ऊपर मिट्टी पट्टी
दी जाती है, कम से कम आधा आधा घंटे तक मिट्टी पट्टी या मिट्टी का लेप भी किया जा सकता है। तो ये मैंने आपको बताया कुछ जो बड़े भयभीत होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रॉब्लम सुना कि बस दिमाग में कैंसर आ जाता है और आधी लड़ाई तो वही हार जाते हैं। तो हारना मत मेरे भाई, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे प्यारे राष्ट्र भक्तों और भगवत भक्तों, योग योद्धाओं, हारना मत। बस हार के बाद में जीत होती है। तो ये मैंने आज आपको प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा, ये पीपल का पत्तों का रस और नीम के पत्तों का रस आप खाली पेट पीना। अगर किसी को खाली पेट पीने में उल्टियाँ हो जाती है, होती है उल्टी, तो आप भोजन के बाद में भी ले सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो खाली पेट ही लेना चाहिए, भोजन के बाद में भी लिए जा सकता है। तो आइए आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं एक व्याधि के साथ में, उसके समाधान के साथ में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओम शांति शांति शांति।